दुनिया में जंग सिर्फ दुश्मनों से लड़ी नहीं जाती, एक और दुश्मन है जो दिखता नहीं, लेकिन हर युद्ध के पीछे वही होता है। इसे कहते हैं वार माफिया। एक नेटवर्क जो हथियार बनाता है, युद्ध को बढ़ावा देता है और सरकारों को खरीदता है। ये कहानी है हथियारों, पैसे, सत्ता और झूठ की। ये कहानी वार माफिया की। अगर आप सोचते हैं कि युद्ध सिर्फ सीमा पर होता है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, ये आपकी सोच को हिला देगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कैसे आज युद्ध एक व्यापार बन चुका है। तो इसमें हम सबसे पहले हथियार कंपनियों के बारे में बात करेंगे। ये वो खिलाड़ी है जो सीधा युद्ध में नहीं उतरती, लेकिन इनके सिवा कोई युद्ध लंबा नहीं खींच सकता। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं जिसमें अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रूस की पोस्टेक, ये कंपनियां हर साल अरबों डॉलर कमाती है। तो इनकी कमाई कैसे होती है? तो भारत ने जो पीछे 34 राफेल खरीदे तो उनकी कुल कीमत थी 58,000 करोड़, यानी एक राफेल 1600 करोड़ का। तो 1600 करोड़ कोई छोटी कीमत नहीं होती। पूरे जिले का गेहूं बेचने पर भी इतना पैसा जमा नहीं होता, इतना ही। और ये कंपनियां पूरी दुनिया में हथियार बेचती है। जब कोई युद्ध होता है तो देशों को टैंक, मिसाइल और ड्रोन चाहिए, जो ये कंपनियां बेचती है। अगर बताया जाए तो जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था तो इन कंपनियों के शेयर्स बहुत बड़े थे, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए थे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस माफिया का हाथ भारत के अंदर भी है। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर देखें। अगर भारत की बात की जाए तो हथियारों की आयात में, यानी दूसरे देशों से हथियार खरीदने के मामले में हम विश्व में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है यूक्रेन, क्योंकि वर्तमान में यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। इस वजह से यूक्रेन हथियार खरीदने में दुनिया में एक नंबर पर है। लेकिन भारत एक इकलौता बड़ा देश है जहाँ पर युद्ध का कोई माहौल नहीं है, फिर भी हम हथियार खरीदने में सबसे आगे है। रही बात पाकिस्तान की, तो वहाँ की आर्मी को पता है कि हम भारत की आर्मी से नहीं जीत सकते। इस वजह से वो हमसे सीधा युद्ध नहीं लड़ेगा, उनकी जगह वो आतंकवादी भेजेगा। और उन सबसे निपटने के लिए हम हथियार खुद ही बना सकते हैं। एक बात ये भी नहीं कि किसी देश को हथियार नहीं रखने चाहिए, खुद की रक्षा के लिए उन्हें हथियार रखना ज़रूरी है। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हथियार बाहर से ही लाना चाहिए, इसे हम खुद भी तो बना सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे देश है जहाँ पर युद्ध का कोई भी माहौल नहीं है, फिर भी वो हर साल हथियार खरीदते हैं। तो क्या वो बाहर से हथियार खरीदना रोक नहीं सकते? रोक सकते, लेकिन ये कंपनियां ये होने नहीं देती। ये कंपनी अपने देश में नेताओं को प्रभावित करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करती है। अमेरिका में हथियार कंपनियां अरबों डॉलर सेनेटरों और कांग्रेस नेताओं को डोनेशन के नाम पर देती है, जिससे वो इनके हथियार विदेश में बेचे और ऐसी नीतियां बनाए जो युद्ध को बढ़ावा दे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अमेरिका ने कहीं पर युद्ध होने से रोका है। इन्होंने हमेशा युद्ध को बढ़ावा दिया है। ये क्या करते हैं कि जब अगर पाकिस्तान और भारत के अंदर तनाव का माहौल है तो ये सबसे पहले क्या करेगा, पाकिस्तान को अपना F-16 जहाज़ देगा। फिर भारत से कहेगा कि तुम F-17 ले लो, ये उससे तगड़ा है। हमने जब F-17 लिया तो ये पाकिस्तान को F-18 देगा। तो ऐसा ही इनका पूरी दुनिया में चलता रहता है। तो आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि जो देश बाहर से हथियार खरीदते हैं उन्हें इस ट्रैप के बारे में नहीं पता, उन्हें पता होता है। लेकिन जो कंपनियां अपने देश के अंदर नेताओं के ऊपर अरबों डॉलर खर्च करती है, उन्हें दूसरे देशों के नेताओं को पैसा देने में क्या जाता है? तो जब हथियारों की डील होती है तो हथियारों का पैसा सही सलामत आता है, जितना होता है उतना आता है। लेकिन जिन नेताओं के वजह से ये डील कंफर्म हुई उनके अकाउंट में अलग से पैसा आता है। अब ये पैसा कितना होगा ये आप नहीं सोच सकते। तो ये कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करके दूसरे देशों के अंदर डर का माहौल तैयार करती है। अगर आप खुद से सोचो तो हम हमेशा हमारे दुश्मन देश से ज़्यादा हथियार रखने की कल्पना करती है। तो ये कंपनियां ऐसा माहौल बनाती है कि तुम अगर हथियार नहीं खरीदोगे तो दुश्मन तुम्हें खत्म कर देगा। तो छोटे से छोटा देश ये सोच के अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च करता है। हर साल नए नए टेक्नोलॉजी वाले हथियार बनाए जाते हैं और इन्हें बेचने के लिए युद्ध का तनाव बनाया जाता है। अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में इन्होंने लाया है ड्रोन, और अब सबसे ज़्यादा चल रहा है ड्रोन। अगर आप न्यूज़ में देखें तो 10 दिन पर आपको हमेशा ड्रोन ही दिखेगा। तो ये ऐसा माहौल बनाती है कि अगर तुम्हारे पास ये हथियार नहीं है तो अब तुम कमज़ोर हो। और इसी ट्रैप में फंसकर राजनेता लेके आते हैं ड्रोन, और न्यूज़ में चलता है कि हमारे ये नेता की वजह से अब हमारा देश शक्तिशाली बन रहा है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये कंपनियां कैसे पैसे कमाती है, कैसे दूसरे देशों को फंसाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर हम इसे शुरू से देखिए तो मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हथियार मानव अस्तित्व का हिस्सा रहा है। पहले पत्थर, फिर तलवारें, धनुष्बाण और धीरे धीरे बारूद वाले हथियार। लेकिन उस समय हथियारों का उद्देश्य था आत्मरक्षा, साम्राज्य विस्तार और सत्ता नियंत्रण। हथियारों का व्यापार धीरे धीरे तब विकसित हुआ जब साम्राज्य ने दूसरे देशों को हथियार दिए युद्ध जिताने या अपने पक्ष में करने के लिए। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने युद्ध को एक नई दिशा दी, क्योंकि हथियारों में टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी और उत्पादन तेज हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हथियारों की मांग बढ़ी और प्रथम विश्व युद्ध ने दिखा दिया कि युद्ध से हथियार बनाने वाली कंपनियां कैसे अरबपति बन सकती है, क्योंकि इसमें हथियारों की मांग असाधारण रूप से बनी। और इकोनॉमिक्स का रोल है कि जब मांग बढ़ती है और उत्पादन कम होता है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है।
तो हथियारों की कीमत उस समय आसमान छू रही थी और सरकारों ने भी बिना जवाब दिए के अरबों डॉलर खर्च करके हथियार खरीदे और यही से हथियार बनाने वाली कंपनी और सरकारों के बीच गुप्त संबंध बने और यही से आगे कंपनियां युद्ध से मुनाफा कमाने लगी और सरकारें युद्ध को राष्ट्रभक्ति के नाम पर बढ़ावा देने लगी, क्योंकि ये कंपनियां इन नेताओं के जेब भरती थी। आगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी इन कंपनियों ने अरबों डॉलर कमाए और इसी वजह से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को हथियार कंपनियों का सुनहरा युग कहा जाता है। और यही से आगे बड़े देशों को समझ में आ गया कि हथियारों के पीछे कितना पैसा है। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ शीत युद्ध। ये युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1945 से 1990 तक चला। इस युद्ध में इन दोनों ने अपने समर्थन वाले देशों को हथियार दिया और उन दोनों को आपस में लड़वाया। अगर हम हमसे ही देखें तो शुरुआत में अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए और फिर हमने भी उनके जवाब में सोवियत संघ से हथियार खरीदे। अब वर्तमान में पाकिस्तान चीन से हथियार खरीदता है और हम अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों से हथियार खरीदते हैं। यानी अब भी हम इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहिए। शीत युद्ध के बारे में और बात की जाए तो कभी कभी इन दोनों देशों ने एक ही देश के अंदर दो गुटों को हथियार दिया और उन्हें आपस में लड़वाया, जिस वजह से उस देश के अंदर ग्रोथ शुरू हुआ, जिसका शिकार वियतनाम, अफगानिस्तान, अंगोला और निकारागुआ जैसे देश बन चुके हैं। जो देश अमेरिका का समर्थन कर रहे थे उन्हें पहली दुनिया वाला कहा जाता था, जो देश सोवियत संघ का समर्थन कर रहे थे उन्हें दूसरी दुनिया वाला, और जो दोनों ही देशों का समर्थन नहीं कर रहे थे उन्हें तीसरी दुनिया वाला। ये तीसरी दुनिया वाले देश शांति चाहते थे, लेकिन इन्होंने उनमें से भ्रष्ट नेता, तानाशाह और विद्रोही को पकड़ा और उन्हें हथियार दिए गए। कंपनियों ने बड़ी रिश्वत देकर सौदे कराए। मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे नेताओं की जेब भरी जाती है, और इन्होंने उन देशों में भी हथियार दिए जो शांति चाहते थे, वहाँ पर पैसा खर्च किया और वहाँ पर अशांति फैलाई। अगर आप इसे और समझना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप अगर वर्तमान में देखें तो इजराइल ने फिलिस्तीन को नक्शे से गायब कर दिए है और हर महीने कहीं ना कहीं गाज़ा पर हमला करता रहता है। तो ये क्या कर रहा है? अगर इजराइल चाहे तो एक महीने के अंदर गाज़ा को मिटा सकता है, लेकिन वो वहाँ पर एक डर बना रहा है, वो एक डर का माहौल बना रहा है, क्योंकि वहाँ के जो पड़ोस वाले देश है वो भी तो सोच रहे होंगे कि ये एक दिन हमें भी ना ख़त्म कर दे। तो वो सभी देश क्या सोच रहे हैं? वो सीधा कंपटीशन करने का सोच रहे हैं इजराइल से। अब वो जो इजराइल के पास वाले देश है, खासकर अरब वाले, तो इनको आता क्या है और यहाँ पर है भी क्या? तेल खत्म, खेल खत्म। इसी डर से वो भी बाहर से हथियार खरीदते हैं। तो कहने की बात ये कि ये जो बड़े देश है ये कहीं पर एक भी गोली नहीं चलाते, ये दो देशों को हथियार देते, उन्हें आपस में लड़ाते और बीच में ये मस्त अपना पैसा कमाते। यानी इन्होंने युद्ध को मस्त अपना एक बिजनेस बनाया है। इसके बाद 1991 में शीत युद्ध समाप्त हुआ, फिर दुनिया शांति की तरफ बढ़ने लगी। अब ये कंपनियां पैसे कैसा कमाए, तो अब इन्होंने हथियार आतंकवादियों को दिए और अब युद्ध आतंकवाद के खिलाफ लड़े जाने लगा। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे अन्य देश अफगानिस्तान, इराक और सीरिया के अंदर लड़ाई करने लगे। अब वो कंपनियां जाके आतंकवादियों को हथियार देती है और उन्हीं के विपक्ष में उन्हीं के देश की सेना लड़ती है। और राजनेताओं को भी अपने सैनिकों से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं, इन्हें सिर्फ इन कंपनियों के इशारों पर नाचना है। कभी आपने सोचा है कि जो नेता युद्ध का आदेश देता है उसके बच्चे युद्ध में क्यों नहीं जाते? युद्ध में तो सिर्फ गरीब लोगों के बच्चे भर्ती होते हैं। तो ये मर भी गए तो इन नेताओं को क्या फ़र्क पड़ेगा? इन्हें जो पैसा मिलेगा वो सरकार की तरफ से मिलेगा, इनके जेब से कुछ नहीं जाएगा। तो युद्ध में सेना का कोई भी फायदा नहीं होता। जो फायदा होता है ये इन हथियार बनाने वाली कंपनियों का और इन राजनेताओं का। हथियार बेचने का तंत्र दुनिया का सबसे छिपा हुआ, गैर जवाबदेह और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। ये कंपनियां मानव जीवन से ज़्यादा मुनाफे को महत्व देती है। वार माफिया में एक और ग्रुप आता है जिसे कहा जाता है प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, जैसे ब्लैक वाटर। ये कंपनियां पैसे लेकर किसी के लिए भी युद्ध लड़ सकती है। अब आप सोचिए कि आपने बहुत सारी गाय पाली है दूध बेचने के लिए, तो आप कभी सोचोगे कि दूध की डिमांड कम हो? आप तो सोचोगे कि लोग और दूध खरीदे जिससे मैं और पैसा कमाऊँ। तो ये कंपनियां बनाई गई लड़ाई के लिए, तो ये कभी चाहेगी कि दुनिया में शांति बनी रहे, दुनिया में युद्ध हो, इसलिए ये हर प्रयास करेगी और ये करती भी है। जैसे हथियार बनाने वाली कंपनियां युद्ध को बढ़ावा देती, वैसे ये कंपनियां भी युद्ध को बढ़ावा देती है। इसके बाद हम हथियारों की खरीद बिक्री को और गहराई से समझेंगे। तो कुछ कंपनियां अपने हथियारों के सौदे सरकारों से नहीं बल्कि मिडलमैन और एजेंट्स के द्वारा कराती है। दूसरे देश में सरकार और रक्षा मंत्रालय ये तय करती है कि कौन से हथियार खरीदने हैं। ये प्रक्रिया इतनी पारदर्शी नहीं होती, यानी इसमें इतने स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता कि ये हथियार कैसे काम करते हैं, कितने अच्छे। इसमें ज़्यादातर राजनीतिक दबाव होता है, यानी दूसरा देश इन राजनेताओं पर ज़्यादा दबाव डालता है कि ये हथियार खरीदो नहीं तो तुम्हारी सत्ता गई। इसमें कुछ राजनेता रिश्वत लेकर बैठे होते हैं और वो उन्हीं हथियार के बारे में बात करते हैं जिस कंपनी से इन्हें रिश्वत मिली होती है। रिश्वत देने का काम भी मिडलमैन ही करता है। ये सरकारें और कंपनियों को जोड़ता है, फिर सौदे पक्के कराता है और लास्ट में रिश्वत का लेन देन कराता है। आपको जानकर हैरानी होगी
कि CIA, MI6 और मोसाद जैसी कंपनियां इस तंत्र की रक्षा करती है। कभी कभी तो ये इस सौदे की रणनीतिक कारणों का हिस्सा बनती है और उसे आगे बढ़ाती है, और कई बार इन एजेंसियों ने अपने मित्र देशों को अवैध तरीके से हथियार प्रोवाइड कराए हैं। सीधा सीधा कहा जाए तो अमेरिकी, ब्रिटिश, रूसी, फ्रेंच सरकारें अपने हथियार कंपनियों के लिए दलाली करती है और इनके घोटाले छिपाने के लिए मीडिया को मैनेज करती है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट भी इनका है। हर साल सैकड़ों अरब डॉलर इनके रक्षा बजट पर खर्च होते हैं, और कहीं पर अगर युद्ध होता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि ये शर्मनाक है, दोनों देशों को शांति से सोचना चाहिए, और मन में ही अंदर कहता है कि लड़ो और लड़ो, क्योंकि युद्ध में जो हथियार इस्तेमाल होंगे वो हमारे होंगे, यानी आखिर फायदा हमारा ही होगा। इन्होंने खुद जाकर कई देशों को बर्बाद किया है। अगर उदाहरण से देखा जाए तो इन्होंने इराक के अंदर हमला किया रासायनिक हथियारों के नाम पर, लेकिन जांच से पता चला कि इस देश के अंदर कोई रासायनिक हथियार थे ही नहीं। असलियत में इन्होंने हमला किया था तेल और हथियारों के सौदे न मानने के कारण। उसके बाद ही ब्रिटेन, यहाँ पर हथियारों की बिक्री के लिए राजनीतिक समर्थन प्राप्त है और कंपनियों को सौदे दिलाने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री पद तक हस्तक्षेप होता है। उसके बाद है रूस और चीन, ये दोनों ही हथियारों के बहुत बड़े निर्यातक और सौदागर है, और यहाँ पर लोकतंत्र भी नहीं है। इस वजह से यहाँ पर कोई ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछ सकता, इस वजह से यहाँ पर कोई ज़्यादा जवाबदेही भी नहीं है। युद्ध की वजह से राजनेताओं के भी बहुत फायदे होते हैं। अगर आप रूस और यूक्रेन को देखें तो रूस यूक्रेन को एक झटके में खत्म कर सकता है, लेकिन पुतिन इसे लंबा खींच रहा है, क्योंकि पुतिन का ही अपने ही देश में विरोध हो रहा है। तो एक तरफ ये युद्ध को दबाया जा रहा है और दूसरी तरफ इन विरोधियों को। अगर आप इसराइल को देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू इनके पीएम है, जो 15 साल तक इसराइल के पीएम रहे। ये इसराइल को सबसे लंबी सेवा देने वाले पीएम बन चुके हैं। तो इतने सालों तक इनका पीएम बनने के पीछे क्या कारण है? तो सबसे पहली बात, यह आदमी हमेशा मार करने के मूड में रहता है, यानी कहीं ना कहीं हमेशा मार करते ही रहता है, हमेशा किसी न किसी से युद्ध करने का सोचता है। इसी वजह से इसे हमेशा राजनीतिक फायदा मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 2019 में पुलवामा का हमला हुआ था और उसके बदले में हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो 2019 की इलेक्शन में क्या मोदी जी को इसका फायदा हुआ था? तो आप इस हाँ ही कहोगे। मेरा ये नहीं कहना कि मोदी जी ने ये अपने फायदे के लिए किया था, यह हमारा बदला ही था, लेकिन इससे ये बात स्पष्ट होती है कि हथियार और युद्ध से कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी राजनेताओं को फायदा पहुंच जाता है। तो अंत में एक ही सवाल आता है कि क्या इसे रोका जा सकता है? तो ये सिर्फ आपके ऊपर है, आप सच जानकर चुप रहते हो या सवाल पूछते हो। एक बात तो सच है कि कोई भी देश अब बिना हथियार के नहीं रह सकता, लेकिन हमें हथियार हमारे बनाने होगी, जिससे हमारा पैसा बचेगा, और हमें उन फ्रॉड देशों की नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाना होगा। और एक बात तो सही है कि जनता जैसे चाहेगी वैसा ही नेता करेगा, इसलिए हमें सबसे पहले जनता की विचारधारा बदलनी होगी, जिससे देश इस ट्रैप से बच सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।